अगर आप अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करेंगे, या फिर आप मेरे जैसा काम करेंगे कि भाई आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि भाई हम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू लोगों के बिजनेस को ग्रो करना है। जितने भी हमारे पास इंटरनेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स में जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, एसईओ, भाई लोग आज के दौर में कोई भी बंदा वेबसाइट के बगैर बिजनेस नहीं कर सकता, हर किसी को अपनी वेबसाइट की ज़रूरत है, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद इतना ही है, लेकिन इतना नहीं है। इतने से आपकी अथेंटिसिटी तो हो जाती है कि यानी कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई आप का कोई यूआरएल है तो आप दे दोगे, तो अथेंटिसिटी होगी उसको। लेकिन इससे आपकी बिजनेस लीड्स का ताल्लुक नहीं है, इससे आपको बिजनेस लीड्स नहीं मिलेंगी। सिर्फ वेबसाइट बनाने से आपको बिजनेस लीड्स नहीं मिलेंगी। बिजनेस लीड्स के लिए आपको चाहिए, ज़रूरत है एसईओ की, यानी आपकी वेबसाइट रैंक भी करे। और जब हम ऑनलाइन कंपटीशन की बात करते हैं, जब हम ऑनलाइन, मैं मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूँ कि भाई ये जो लोअर माल है, यहाँ पर जो है ना 50 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंपटीशन है कॉलेजेस का वो अबाउट 50 है। ऐसे ही है ना, सिंपल सी बात है ये तो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लोअर माल पर 50 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं, मगर जब लाहौर में लोअर माल पर हम कंप्यूटर कॉलेजेस को देखते हैं तो लाहौर में जो कंप्यूटर कॉलेजेस हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं और उनकी एसईओ भी हुई हुई है, तो उनकी तादाद टोटल 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट के ऊपर लाहौर लोअर माल के कॉलेजेस का कंपटीशन अमंग 6 है बस। बाकी के वो जो 44 हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन ही नहीं है ऑनलाइन, मगर फिजिकली हमारा उनसे कंपटीशन है, मगर ऑनलाइन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कंपटीशन जो ऑनलाइन कंपटीशन है वो सिर्फ उन्हीं लोगों से है जिनकी वेबसाइट्स की एसईओ हुई है। ठीक हो गया। अब जो एसईओ है इसके फेजेस क्या हैं? मतलब इसकी किन किन फेजेस में हम फॉल करते हैं। तो हम जब कोई एसईओ का प्रोजेक्ट लेते हैं तो बात कहाँ से शुरू होती है। मैं एक एसईओ ऑप्टिमाइजर हूँ, आप भी एक एसईओ ऑप्टिमाइजर बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग हमें अपनी वेबसाइट्स का एक्सेस देंगे, लोग हमें अपनी वेबसाइट का एक्सेस देंगे कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और आप इसके ऊपर काम करो, इसको रैंक करो। ठीक है, कैसे रैंक करो कि भाई वो कहेगा कि भाई मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ जब मैं गूगल पर आता हूँ और गूगल पर आकर मैं लिखता हूँ बेस्ट, सपोज कर लिया कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ये कुछ कॉलेजेस आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी एसईओ हुई हुई है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, पहले नंबर पर कौन सा कॉलेज आ रहा है जो यूनिक आ रहा है, दूसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है, इन्फो आ रहा है, फिर एडू आ रहा है, फिर एनसीसी आ रहा है, फिर इन्फो आ रहा है, कितनी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे कॉलेजेस हैं, इन सब की ऐसी, वो जैसे वो जब नवाज शरीफ का दौर था, जब नवाज शरीफ को उतार रहे थे, कहते थे ना कि वो करप्ट पॉलिटिशियन लिखो तो नवाज शरीफ ऊपर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गूगल ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि लोगों ने उसकी रैंकिंग इतनी बढ़ा दी थी ना, इस तरह की वेबसाइट्स बनाकर उसको इतना ऑप्टिमाइज कर दिया हुआ था कि वो गूगल के ऊपर ऑप्टिमाइज हो गया था। वो कह रहे थे गूगल करके देख लो तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा करप्ट कौन है। तो मेरा गूगल करके जो पता लग रहा है वो गूगल फ्रेंडली चीज़ें हैं, यानी कि गूगल फ्रेंडली होने से हमें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। अब वो है कि नहीं है ये अलग बात है, ये कंप्यूटर कॉलेज बेस्ट है कि नहीं है तो स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है ना, ये कॉलेज वाले बता, स्टाफ बताएगा। लेकिन इसने गूगल फ्रेंडली चीजें अपनी वेबसाइट पर अडॉप्ट कर ली हैं तो ये पहले नंबर पर रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसईओ में हमारा टास्क ये है। अब इसका मतलब ये है कि इससे हमें पता क्या लगा, इससे हमें पता ये लगा कि एक बंदे ने आपको अपनी वेबसाइट देनी है और आपके पास जब ये वेबसाइट आ जाएगी, मिसाल के तौर में इस पर क्लिक करके खोलता हूँ सर ये सर दूसरी वेबसाइट और यूट्यूब के सब अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की जो होती है एसईओ, जैसे यूट्यूब हो गया, इस तरह की दूसरी वेबसाइट भी हो गई, तो उन सब के अलग नहीं अलग नहीं, तरीके से यूट्यूब को आप वेबसाइट की कैटेगरी में ना लाएं। यूट्यूब एक स्ट्रीमिंग सर्च इंजन,
जैसे गूगल एक सर्च इंजन है ना, सर्चिंग सर्च इंजन है, जी सर। यूट्यूब एक स्ट्रीमिंग सर्च इंजन है। स्ट्रीमिंग का मतलब है वीडियो सर्च इंजन है, वीडियोस की के लिए सर्च इंजन वो यूज हो रहा है। हम जब वेबसाइट्स की बात करेंगे ना, तो हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, यानी पीक सोल्यूशन की वेबसाइट की भी बात की जा सकती है, दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट की भी बात, किसी पेल की वेबसाइट की भी बात की जा सकती है, डॉलर्स की वेबसाइट की भी बात की। मगर यूट्यूब ने खुद से ऑप्टिमाइज नहीं होना, जैसे है ना OLX। अब OLX को ने ऑप्टिमाइज नहीं होना, OLX वाले नहीं कहेंगे मेरी एसईओ कर दो, OLX वाले कहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने सारे क्राइटेरिया सेट किए हुए कि भाई कोई बंदा गाड़ी लगाएगा तो वो ये चीज़ें लिखेगा तो उसकी गाड़ी लग सकती है, तो वो उन्होंने एसईओ स्टैंडर्ड उस पर वेबसाइट पर पहले ही अप्लाई कर दिए। वो कैसे लगा दिए, जैसे प्रोग्रामिंग में हम कोई चेक्स लगा देते हैं कि भाई ये जो एक बॉक्स है इसके अंदर जो लिखना है ना, इसकी लेंथ 50 कैरेक्टर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, तो लग गया ना एसईओ चेक। इमेज कैसे ऑप्टिमाइज लगाना है कि भाई उसने पहले ही बता दिया कि भाई इमेज का साइज अगर 200-300 किलोबाइट्स तक होगा तो लगा देना, इससे ज़्यादा होगा तो लगाने ही नहीं देना, हो गई ना एसईओ। फिर कोई बंदा इमेज को अपलोड कर रहा हो तो ये उसका नाम होना चाहिए, इस तरह का नाम होना चाहिए, उसमें स्पेस बार नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो अपलोड नहीं होने देना, हो गई एसईओ। इन प्लेटफॉर्म्स की एसईओ ऐसे होती है। अब ये मेरे पास वेबसाइट आ गई है जी एक, ठीक है, ये देखें जी, ये हमारे पास एक वेबसाइट आ गई है, फाइन। अब ये वेबसाइट मेरे पास आ रही है कि भाई इसकी एसईओ कर दो, ठीक है, इसको रैंक करना है आपने। अब जब ये वेबसाइट मेरे पास आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस वेबसाइट पर मैनिपुलेट ही नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं इस वेबसाइट पे काम नहीं कर सकता, तो फिर मैं एसईओ कैसे करूंगा? भाई वेबसीओ करने का मतलब यही है ना, चेंजेस करनी है इसमें, मुझे चेंजेस करके ही मैं इसको रैंक करवा पाऊंगा। तो मैं इसकी एसईओ कैसे करूंगा? इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें थोड़ी सी वेबसाइट के अंदर काम करने में अथॉरिटी की भी जरूरत है, क्योंकि जब तक हम वेबसाइट को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई, अच्छा वेबसाइट बनानी नहीं है, एज ए एसईओ एक्सपर्ट हम कोई वेबसाइट नहीं बनाते, हम बनी हुई वेबसाइट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, और मैं इसका डिजाइन भी चेंज नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तस्वीर इधर 4 क्यों आ रही है, 2 कर दो, 3 कर दो, मैं इसी डिजाइन में रहते हुए, हाँ अलबत्ता इसकी वजह से अगर वेबसाइट स्लो हो रही होगी फिर मैं उसे कहूंगा कि यार ये चीजों को चेक करो। इसका मतलब क्या होगा कि वेबसाइट का फास्ट होना, वेबसाइट का स्लो होना, ये भी एक की फैक्टर है। सर की फैक्टर मतलब मेन की, आसान करना। हाँ की फैक्टर का मतलब है कि सबसे मेन पॉइंट है कि भाई अगर वेबसाइट जितनी मर्जी एसईओ करवा लो, अगर आपकी वेबसाइट ही स्लो है तो रैंक तो नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे इसके अंदर इमेजेस लगे हुए हैं, एक इमेज का साइज अगर 2 MB है और 50 इमेजेस हैं, तो खुद ही कैलकुलेट कर लो ना इमेज लोड होने में कितना लगेगा। मतलब की फैक्टर का मतलब है कि मेन पॉइंट यही है कि भाई ये इसका एक मेन पॉइंट है। अच्छा, अब आजकल जो वेबसाइट्स हैं उसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो एक तो वर्डप्रेस में बनती है या किसी भी तरह की कोडिंग में बन जाती है, या तो कोडिंग में बन जाती है या फिर वर्डप्रेस में बन जाती है। अब मेरे पास जो मुझे अभी इसकी शक्ल देख के तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता ना भाई, इतनी एक्सपर्टीज तो नहीं है हमारी, जादू तो नहीं है, मैजिक तो नहीं है कि वेबसाइट की शक्ल देखें और पता लग गया कि वर्डप्रेस में बनी हुई है या कोडिंग में बनी है। वर्डप्रेस के बैक एंड पे भी कोडिंग है, कोडिंग के बैक एंड पे भी कोडिंग है, वर्डप्रेस की बैक एंड की कोडिंग भी PHP बेस्ड होती है और PHP की अपनी भी कोडिंग होती है। तो इसका मतलब ये कि पहले तो हमें, जब मेरे पास कोई बंदा प्रोजेक्ट लेके आएगा तो सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि उसकी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म कौन सा है। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं। सो मैं कहता हूँ भाई पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने लिखा ऑनलाइन। अच्छा, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती है ना, जैसे मैं दूसरी को कोडिंग कह रहा हूँ, तो हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को बोलते हैं CMS। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। CMS टाइप जो होती है, ये क्या है जी, कंटेंट सिस्टम। इसमें वर्डप्रेस भी आ जाती है, इसमें शॉपिफाई भी आ जाती है, जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब मेरे पास जब वेबसाइट आएगी तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस मॉडल की वेबसाइट है, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से इसकी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये वेबसाइट है किस में बनी हुई। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टूल्स हैं, इनमें से मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ ऑनलाइन CMS डिटेक्टर। तो एक वेबसाइट आ गई, ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है CMS डिटेक्टर, फिर लिखा हुआ आ रहा है व्हाट CMS,
आ रहा है ना? तो मैं ये पहले वाला यूज कर लेता हूं। आगे तो यहां पर इसी वेबसाइट को ले लेते हैं जो भी हमने सर्च किया। ये डिटेक्ट। जी क्या हुआ? वी डिड नॉट रिकग्नाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वर्ड वेबसाइट किसी भी सीएमएस में नहीं बनी हुई। तो इसका मतलब है ये कोडिंग की वेबसाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी कोडिंग का एक्सेस लेकर इसकी एसईओ करूंगा। ठीक है, वो उनकी वेबसाइट क्या है जी, उन्हीं को लिख लेते हो। एसवेल बोलिएगा, REN, यही है। इधर आए, इस पे लाके इसको पेस्ट किया और इसको रिटेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी जिस वेबसाइट को चेक करना होगा कि किस में बनी हुई है, हम क्या करेंगे, उसके URL लिखेंगे और डिटेक्ट करेंगे। ये फ्री टूल है, नॉट ऑन कॉस्ट। ठीक है, क्या कहता है? और नीचे अब देखिए, कहता है भाई इसमें बनी हुई है। वर्डप्रेस, मोस्टली वर्डप्रेस में बनी है। मोस्टली पार्ट जो है वर्डप्रेस में बना हुआ है। शॉपिफाई, लारावेल, विक्स। भाई ये होता है एक इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि कॉम्बिनेशन ऑफ CMS का मुरक्कब होती है वेबसाइट। अभी हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन बाद में करते हैं। अभी तो हमें सर ये पता लग गया कि भाई इसमें बनी हुई है। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज क्या है। अब मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट है, ये जो है क्या नाम था जी इनका, रेने मोरे साहब हैं। इनको अगर मैं ये कह दूं कि अभी आपने जुल्म कर लिया, आपने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनवा ली, तो वो बस ही सर पकड़ के बैठ जाएगा और वो मुझे एसईओ भी नहीं करवाएगा फिर तो, है ना। वो कहेगा ये गलत हो गया, कुछ सोचते हैं क्या करना है। या वो ये भी कह सकता है कि इस बंदे को क्योंकि वर्डप्रेस पे काम करना नहीं आता, तो शायद इस वजह से ये कह रहा है। एक टाइम था जब दराज की वेबसाइट जो थी ना वो भी CMS पे थी। आज की तारीख में दराज की वेबसाइट CMS पे नहीं है। ठीक है, CMS उसकी वेबसाइट भी कोडिंग की वेबसाइट है। कोडिंग की इस वक्त अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी की वेबसाइट्स CMS पे, लेकिन अगर हम क्वालिटी अच्छे रैंक वाली वेबसाइट्स को देखें तो वो कोडिंग पर है, वो नहीं है उस पर, CMS पे नहीं है वो। उसकी वजह क्या है? CMS पावर पॉइंट की तरह का ही है, CMS कैनवा की तरह का ही है कि एक पैकेज है जो कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल है जनाब टेम्पलेट्स के ऊपर, कि उसके हर चीज़ की टेम्पलेट पड़ी हुई है, लेते जाओ लगाते जाओ। इसमें कस्टमाइजेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो सही मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, उतनी ही है जितनी उस टेम्पलेट ने आपको दे दी है। अगर आपको अपनी वेबसाइट कोई कस्टमाइज किस्म की वेबसाइट बनानी है कि भाई मैं अपने क्लाइंट को सामने बिठाऊं और मैं उसे कहूँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर वो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा वो कोडिंग में जाना पड़ेगा उसको। फिर उसे CMS की भी कोडिंग में जाना पड़ेगा, CMS की कोडिंग भी PHP की ही है, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं अगले इस फेज में, अब हम जरा कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई हम किसको, जैसे मैं अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूं तो मैं क्लाइंट को रेकमेंड क्या करूंगा कि वेबसाइट किस में बनवाओ। जबकि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, अगर उसके पास देखें उसने डेवलपर्स हायर किए हैं, अब उसके पास जो डेवलपर्स है वो कौन है, किस तरह के लोग हैं। अगर तो उसके डेवलपर्स कोडिंग वाले हैं, ऐसे ना मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने चले जाओ तो वो वही दवाई देंगे ना आपको जो उनके पास मौजूद होगी। जो मौजूद नहीं होगी वो कहेंगे कि यहाँ तो शॉर्ट हुई हुई है, यहाँ इसकी रिप्लेसमेंट हो गई है, अब यही आती है, वो आनी बंद हो गई है। सेम इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउस वाले भी यही कहेंगे कि अगर उनके पास ये, अभी हम सॉफ्टवेयर हाउस वालों की बात कर रहे हैं, अगर उनके पास कोडिंग वाले बंदे होंगे तो वो कोडिंग को जस्टिफाई कर देंगे, अगर उनके पास CMS के बंदे होंगे तो वो CMS को जस्टिफाई कर देंगे। लेकिन हम डिजिटल मार्केटर्स हैं, हम किसको रेकमेंड करते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट अगर बनानी है तो किसमें बने। अगर बनी हुई है तो हम नहीं छेड़खानी करते किसी से। ठीक है, अगर बनी हुई है फिर नहीं मुझे कहेंगे गलत हो गया, तुम्हारे पर जुल्म हो गया, तुमने ये क्यों कर लिया। जब तक कि हम हमारा और उसके साथ कोई एक फ्रेंडली माहौल ना बन जाए उस वक्त तक नहीं।
हम उसके प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देंगे। लेकिन कोई बंदा अगर हमें ये कहेगा कि भी वेबसाइट बनवानी चाहता हूँ मैं, फिर क्या करूँ? फिर मैं उसको यही कहूँगा, मैं उसे कहूँगा कि भाई CMS पे ना जाना। CMS की वेबसाइट जो होती हैं उनकी लाइफ टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, और ख़ास तौर पर उस सूरत में जब उसको कोई मेंटेन ना कर रहा हो। अगर तो उसे कोई मेंटेन कर रहा है फिर तो चलो चलता रहेगा काम। इसके अंदर बग सबसे ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वेबसाइट के अंदर लोग करते क्या हैं, मोस्टली प्लगइन्स फ्री यूज़ करते हैं। फ्री प्लगइन्स आपकी वेबसाइट की स्पीड को डाउन करते हैं, पेड प्लगइन से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद उसमें हमने जो काम भी करना है ना वो प्लगइन से करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये एक वेबसाइट है प्रोफेशनल किचन, और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये वेबसाइट 8 MB में बनी हुई है, तो आप इसकी शक्ल देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। 8 MB सबको पता नहीं कितने होते हैं। ये पूरी वेबसाइट 8 MB में है सिर्फ। यानी कि इस वेबसाइट का कंटेंट, कितनी सारी तस्वीरें भी हैं इसमें। और जब यही वाली चीज़ मैं कहूँगा ना किसी से कि मुझे वर्डप्रेस में बना दो, तो ये अगर वो मुझे कम भी बनाकर देगा ना, तो कम से कम 800-900 MB में बनाकर देगा कम। जो कोडिंग की वेबसाइट है, अब 8 MB की वेबसाइट को रन करने के लिए कितनी टाइम की जरूरत होगी? बहुत थोड़ी। लेकिन जो 2 GB की वेबसाइट होगी, जो 4 GB की वेबसाइट होगी, उसको कितनी रैम की जरूरत होगी? अच्छी खासी ज़्यादा रैम की जरूरत होगी। इसका मतलब उसे होस्टिंग प्लान भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये अब मैं वो आपको वो चीज़ें टेक्निकल पॉइंट्स बता रहा हूँ जिन टेक्निकल पॉइंट्स की बेस पर हम लोगों को कोडिंग रिकमेंड करते हैं। अच्छा, अब हमने ये कहा जी जहाँ भी इसमें ये इश्यूज भी हैं। फिर जो चीज़ चाहिए ना उसका प्लगइन, जो का मिसाल के तौर पर मैं एसईओ करता हूँ, सो मैंने जो एसईओ किया ना इस 4 MB में ही किया कोडिंग के थ्रू। लेकिन जब मेरे पास यही वेबसाइट होती और मैं ये कहता कि भाई इसके ऊपर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगानी है, इसके लिए मुझे प्लगइन चाहिए। मैं ऐसे कहूँगा इसके लिए एसईओ करनी है, मुझे फिर प्लगइन चाहिए। मैं ऐसे कहूँगा मुझे इसमें कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगाना है, मुझे फिर प्लगइन चाहिए। यानी कि जो काम भी करना है आपने प्लगइन के थ्रू ही करना है। थीम चाहिए, थीम चेंज करना है, फिर प्लगइन चाहिए। अब ये प्लगइन नंबर 1 आपकी वेबसाइट पे लोड डाल रहे हैं पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप इन्हें परचेज कर रहे हैं। आपने होस्टिंग तो पहले ही परचेज कर ली हुई है, और आपने होस्टिंग भी वर्डप्रेस वाली ही परचेज की हुई है, मगर उसके अंदर रैंक मैथ फ्री नहीं है। रैंक मैथ क्या है? एसईओ का प्लगइन है, और भी बहुत सारे एसईओ के प्लगइन हैं, तो ये फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एसईओ करनी है, आपको रैंक मैथ चाहिए। अब आपको रैंक मैथ का प्लगइन लेना है, जब आप खरीदने जाते हो तो डॉलर्स में उसकी प्राइस आ जाती है। अदरवाइज वो कहता है कि भाई इसको इंस्टॉल कर लो, तो ये इसके 30-40% फीचर्स हैं जिन्हें आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हमारी कॉस्ट बढ़ रही है और उसकी रिलायबिलिटी भी नहीं है, उसकी लाइफ टाइम भी बहुत कम है। और अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा उसमें बग आ गया तो बस फिर तो गया काम। लेकिन एक दफ़ा उसमें अगर बग आ गया फिर तो वो गई आपके हाथ से। फिर आप बंदा ढूंढोगे वर्डप्रेस का, वो आपसे ये कहेगा कि भाई ये तो बड़ी पुराने मॉडल की वेबसाइट हो गई है, ये कहेगा वो, आप ऐसे ही कहेगा वो बिल्कुल कि भाई ये वेबसाइट तो बड़ी पुराने मॉडल की हो गई है, तो आप यूँ करें मुझसे नहीं बनवाने। वो फिर आपको एक और वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक, हाँ, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जाए ना, प्लगइन्स पे जाए ना हम, और हम कोडिंग की वेबसाइट पर ही आ जाए। इसलिए हम जब किसी को रिकमेंड करते हैं तो हम हमेशा कोडिंग की वेबसाइट रिकमेंड करते हैं। हालांकि जो कोडिंग का एक्सपर्ट आदमी है वो वर्डप्रेस पे जाकर भी कोडिंग में कर लेगा काम, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, हमारा काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं है। हमारी इंटरेक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी नहीं होने वाली। हमारी इंटरेक्शन बेसिक HTML कोडिंग के साथ होनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो एक्सपर्टीज चाहिए वो बेसिक HTML के अंदर चाहिए। यानी अगर आप HTML को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो तो इसका मतलब है आप SEO कर सकते हो। और ये जो हमारा इस पूरे कोर्स के अंदर पहला फेज होगा, पहले फेज के अंदर हम कोडिंग को ही अंडरस्टैंड करने वाले हैं और इस मॉडल की वेबसाइट की कोडिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये मैंने एक स्टूडेंट से रैंक करवाई है। एक्चुअली ये वेबसाइट थी, देखें वेबसाइट थी ये वाली,
ये मैं एक क्लास, इसी कॉलेज में क्लास ले रहा था, कुछ स्टूडेंट्स थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि भाई आपने ये वेबसाइट बनानी है। ये वेबसाइट कौन सी है? अच्छा, ये वेबसाइट है ये वाली। आपको शक्ल देख के पता लग जाएगा कि ये वाली है। इस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, वही है ना इंटरफेस तकरीबन। जी सर। इसमें आगे देखें, वही है जी सर, ऐसे ही। सारी की सारी वैसे। ये वाली वेबसाइट मैंने कॉपी करके दी, आपको भी दूंगा कि भाई इस वेबसाइट को आप अपनी वेबसाइट बना लो। ये जिन्होंने वेबसाइट की हुई है वो डेवलपर नहीं है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग की है उन्होंने, और वो भी डिजिटल मार्केटिंग ही करते हैं। मैं कि ये जिसने कॉपी करके इस वेबसाइट को रैंक किया है ना, इसको सॉरी इसको जी, इसको, उसने भी मुझसे डिजिटल मार्केटिंग एसईओ ही सीखी है, और ये सारी चीजें खुद ही चेंज करती हैं फिर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक किस्म का कट कॉपी पेस्ट किया है टेम्पलेट के अंदर। तो आप ये देख लें कि हमने इसको भी सीएमएस मॉडल में इस्तेमाल किया है। मैं क्या एक तरह का हमने भी इसका सीएमएस मॉडल इस्तेमाल किया, और किया क्या है, ये तस्वीरें चेंज हुई हैं, वहां पर डॉक्टर साहब की तस्वीरें आ रही हैं, ये लोगो चेंज हुआ है, इसके बाद ये सारी तस्वीरें चेंज हुई हैं, उसके बाद ये सारा कंटेंट चेंज हुआ है। और असल चीज ये है कि इस पूरे कंटेंट में हम एसईओ को ले आए कीवर्ड के साथ, और ये वाली वेबसाइट उसने तकरीबन 40 दिनों में रैंक कर दी थी। प्रोफेशनल किचन, अभी भी हम प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखेंगे ना तो यही वेबसाइट पहले नंबर फ्रीज हुई हुई है। ये भी मैंने महीना पहले चेक किया था, मुझे आज के स्टेटस नहीं पता, अभी हम लिख कर देख लेते हैं प्रोफेशनल। अब ये साइंस बताऊंगा कि ये क्या साइंस थी जिससे हमने इसको इतना इमीडिएटली रैंक किया। ये देखें पहले नंबर पर वही आ रही है, जो असल वेबसाइट है वो भी दूसरे नंबर पर आ रही है। मैं कह ये असल वाली है, जो उनकी असल कंपनी की थी ना, ये उनकी है। इसका इंटरफेस और तरह का है, इसका इंटरफेस और तरह का है, और इसके बाद नीचे इनके कंपटीटर्स आ रहे हैं। ये देखें, ये आ रहे हैं कंपटीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब एक साइंस और देखें, इसको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। पहले नंबर पर भी एक ही कंपनी है, दूसरे नंबर पर भी वही कंपनी है, हो सकता है कि तीसरे नंबर पर भी वही कंपनी आ जाती है। ठीक है, ये ऐसे ही है। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई इस पूरी 1 किलोमीटर के डायामीटर में ना 10 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया हुआ है कि भाई अब हम तक पहुंचते पहुंचते भी बंदे को 7-8 कंप्यूटर कॉलेज तो रास्ते में मिल ही जाते हैं। तो हो सकता है कि वो बंदा वहीं पर ही कहीं उनके लोग उसको कैप्चर कर लें और क्यूरी हमारे तक आई ना। ये मैं आपको एक सपोज्ड एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस पूरे 10 किलोमीटर के डायमीटर में ना कोई अपनी 5 शॉप्स लेकर, ये कॉलेज है कैंपस, उधर ना हमने छोटी छोटी शॉप्स ले ली फ्रंट पे मेन रोड पर। ये कॉलेज है, साथ हमारा ऑफिस है, फिर 2 कॉलेज आते हैं, फिर एक और ऑफिस हमारा आ जाता है, फिर 2 कॉलेजेस आते हैं, फिर एक ऑफिस आ जाता है, और हर ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ पीक सॉल्यूशंस कंप्यूटर कॉलेज एडमिशन ओपन। अब वो क्या रहा है, उधर से जैसे कोई बंदा आता है उसको हमारा ऑफिस नजर आता है छोटा सा, उसमें चला जाता है, उधर जो भी बंदा बैठा हुआ है वेलकम करता है, उसको चाय शाय पिलाता है और उसको बताता है कि जनाब हमारा कैंपस जो है ना वो 400 किलोमीटर के फासले पर है, सो आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से एडमिशन ले लें, नहीं तो ये मुझसे ट्रायल क्लास की स्लिप लें और वहाँ जाकर ट्रायल क्लास पढ़ लें। अब हो क्या रहा है, पूरे एक डायमीटर में 6-7 पीक सॉल्यूशंस हैं। यही काम हमने यहाँ पे भी किया कि हमने कहा भाई एक वेबसाइट प्रोडक्ट दस्तगीर इंजीनियरिंग है जो कि चीज़ें बेच रही है, तो हमने कहा कोई भी बंदा उसकी प्रोडक्ट्स को सर्च करे तो हमारी ही वेबसाइट आए। हमने क्या किया कि हर वेबसाइट का होम पेज चेंज कर दिया, लेकिन लिंक्स जो है वो उसको उसकी प्राइमरी वेबसाइट पर ही लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस लीड्स भी मिल रही हैं और ट्रैफिक भी मिल रही है। बिजनेस लीड्स भी मिल रही हैं और ट्रैफिक अलग से मिल रही है कि भाई उधर मेन वेबसाइट पर ही आने लगे। और एक और चीज नोट कीजिएगा जिसको हम आगे जाकर देखते हैं, वो क्या है, वो है यूआरएल। इस वेबसाइट का यूआरएल देखिए क्या लिखा हुआ है। इस वेबसाइट का वो नहीं पढ़ना, वो डोमेन है जो डोमेन परचेज हुई है।
URL का जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट DEC kitchen डॉट org, जबकि नीचे अगर URL पढ़े तो क्या है, DEC kitchen डॉट org का सब पेज आके आ रहा है। अभी इन दोनों में फर्क देखें क्या है कि जो रैंक होकर पहले नंबर पर वेबसाइट आ रही है वो डोमेन भी नहीं है, सब डोमेन है, लेकिन उसके बावजूद वो पहले नंबर पे आ रही है। और नीचे जो आ रही है वो सारी की सारी ही मेन डोमेन है, वो फिर भी पहले नंबर पर नहीं आ रही है। और अगर आपको मैं एसईओ का एक फैक्टर बताऊं तो एसईओ का एक फैक्टर ये भी है कि आप डोमेन वर्सेस सब डोमेन, अगर आपकी वेबसाइट डोमेन पर होगी तो ये ज्यादा पॉइंट्स हैं एज कंपेयर टू कि आपकी वेबसाइट सब डोमेन पर। लेकिन अभी ये सब डोमेन पर होने के बावजूद भी पहले नंबर पर आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये फैक्टर फेल हुआ है, एक फैक्टर फेल भी हुआ है लेकिन उसके बावजूद वो पहले नंबर पर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसने पास किए हुए हैं। यानी एसईओ को रैंक करने का सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, उनमें से एक फैक्टर ये वाला भी है। और एसईओ का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, कीवर्ड इन यूआरएल, यानी कि सबसे थिक फैक्टर है इसका कि कीवर्ड इन यूआरएल। अब पीक सॉल्यूशंस की वेबसाइट पर हम जाएं तो कीवर्ड तो यूआरएल पे नहीं होगा, मेन होम पेज पर नहीं हो सकता। दस्तगीर इंजीनियरिंग पे जाएं, कीवर्ड नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बिजनेस पर जाओगे तो उसने तो अपनी ब्रांड नेम यूज की हुई है, ब्रांड नेम को वो लूज भी नहीं कर सकता। ये तो नहीं कह सकता कि भाई ब्रांड नेम को खत्म कर देते हैं और कीवर्ड पे फोकस कर लेते हैं। वो कहेगा इस तरह मेरी ब्रांड पीछे रह जाएगी और मेरा कीवर्ड आगे आ जाएगा, मुझे पहले तो अपनी ब्रांड के ऊपर लाना है ना, ठीक है ना। मतलब पीक सॉल्यूशंस वालों की वेबसाइट का नाम बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर तो नहीं हो सकता ना, उनका नाम तो peaksolution.edu.pk ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक मेन की फैक्टर को अवॉइड करें और वो कौन सा है, कीवर्ड इन यूआरएल। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं, इसके लिए साइंस लड़ाई हुई है। मैं क्या इसी के लिए साइंस लड़ाई कि हमने एक सब डोमेन बना दी। सो हमने कहा कि ट्रैफिक तो आएगी नहीं इधर, इधर से ट्रैफिक को हम लेकर जाएंगे मेन वेबसाइट के ऊपर। ये अभी मैंने एक सब डोमेन की एग्जांपल दी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 10 कीवर्ड्स थे, तो हमने क्या किया 10 के 10 कीवर्ड से सब डोमेन्स भी बनाई और सब पेजेस भी बनाए, और वो घुमा फिरा कर कहां लेकर जा रहे हैं उसको, मेन साइट। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वापस इस पे। एक तो हमें ये पता लग गया कि एसईओ क्या है, एक हमें ये पता लग गया जी सीएमएस क्या है, फिर मैंने एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर दिया सीएमएस वर्सेस कोडिंग। अभी मैं रिसेंटली प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं कीनिया वाले प्रोजेक्ट की, इसे सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने कोड किया हुआ था, मेरा ख्याल है 3 लाख का प्रोजेक्ट, और वो वेबसाइट बनाकर दे रहे थे उसमें सीएमएस में, और उन्होंने उसे खूब जस्टिफाई भी किया था। लेकिन वो स्टूडेंट मेरे पास इधर पढ़ रहा था कैंट में, और ये पहला लेक्चर उसने जब पढ़ा था मेरे से ना, पहला लेक्चर पढ़ने के बाद फिर उसने मुझे प्रोजेक्ट भी तभी दिया था। उसने मुझे और लेक्चर पढ़ने के बाद इससे रब्ता हुआ सॉफ्टवेयर हाउस वालों से, सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने इसे कहा कि, फिर उसने ये भी कहा कहता है आपको किसी ने मिसगाइड किया। ठीक है, ऐसे नहीं है सीएमएस सबसे अच्छा होता है, कोडिंग तो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, फिर उसने मेरे से आकर फिर दोबारा डिस्कशन की, फिर मैंने उसे कहा, मैं क्या यूँ करते हैं कि जो अच्छी वेबसाइट्स है ना उनको देख लेते हैं। मतलब इसका तरीका क्या है कि जो अच्छी वेबसाइट्स हैं हम उनको देख लें, कि जो अच्छी वेबसाइट्स हैं और जिनके लिए ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट है और जिनके लिए डाउन होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको देखेंगे वो वेबसाइट कोडिंग में है कि वो वेबसाइट सीएमएस में है। तो फिर उसने उसको प्रोजेक्ट को वहां से रिमूव किया और फिर हमें प्रोजेक्ट दिया था उसने, और वो पूरा फिर डिजिटल मार्केटिंग तो मेरे से ही करवानी थी उसने, लेकिन फिर उसने मुझे कहा था कि आप डेवलपर भी हमें कोई दें जो कोडिंग वाला हो। फिर हम कोडिंग पर शिफ्ट हुए। तो अगर आप या आपका कोई क्लाइंट अभी वेबसाइट प्रोसेस के डिजाइन में है तो आप उसको हमेशा कोडिंग, देखिए मैं ना कोडिंग करता हूँ ना सीएमएस बनाता हूँ, मतलब मैं तो डेवलपर हूँ ही नहीं, इसलिए मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई कोई बंदा कोडिंग में बनाए या सीएमएस में बनाए। मेरा इंटरेस्ट ये है कि उसकी वेबसाइट की एसईओ की लाइफ टाइम कितनी अच्छी हो। तो अगर आप अपनी वेबसाइट की एसईओ की लाइफ टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बढ़ाएं। और एक और चीज भी बताऊं, वर्डप्रेस में कम दिक्कत है एसईओ करने में एज कंपेयर टू कोडिंग।
क्योंकि कोडिंग में आपको हर काम मैनुअल करना है, और वर्डप्रेस में तो आपने उसे कह देना है, कहना भाई ये प्लगइन बाय कर दो, ठीक है, वो मैथ रैंक का प्लगइन बाय कर देगा आपको। प्राइसेस ऑफ वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन, जरा देखते हैं क्या आता है। ये इस वक्त जो सबसे है बेहतर वो क्या है, यूज्ड का, अभी आप इसकी लिस्ट भी दे सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है जी, 15 बेस्ट वर्ड प्रेस एस, ये है आ रहे हैं, ये प्राइस आ गई। यूज प्रीमियम कॉस्ट $99 साल के, ठीक है। और ये कितने में दे रहा है जी पर ईयर? $100 का क्या मतलब होता है? 300 का ना एक, $100 है, 30,000 इसकी एक्चुअली आपको एक साल की पेमेंट भी करनी है, लेकिन ये आज इससे भी महंगा होगा, ये आज की तारीख में इससे भी ज्यादा महंगा होगा। ये सिर्फ आपको एसईओ के प्लगइन का पे करना है। अब आपकी वर्डप्रेस में और प्लगइन्स भी चल रहे हैं, उनका भी आपको पे करना है, ठीक है। तो इसमें आपकी वेबसाइट की अब जो बंदा एसईओ का फ्री प्लगइन यूज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एसईओ के सारे फीचर्स यूज नहीं कर सकता, तो ये कॉस्ट भी मैं उसी पे डालूंगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं उससे एसईओ लूं तो मैं उसे इट्स ओके। जब हम उसकी डेनिम हॉरस की वेबसाइट देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन से प्लगइन्स हैं जो फुल है, प्रीमियम है, और कौन से हैं जो ट्रायल पर है, क्योंकि फिर हमें करना आगे जाना पड़ेगा। लेकिन कोडिंग में ये सारा काम मैंने कैसे करना है, कोडिंग के थ्रू करना है, उसके लिए मुझे किसी प्लगइन की जरूरत नहीं है। कोडिंग में अगर मैं कुछ काम पेज करता हूं तो उसमें सिर्फ लिंक बिल्डिंग वाला पार्ट हो सकता है बस, उसके अलावा सब के सब स्किल बेस्ड काम है। यानी आपने सारी चीजें कोडिंग, यानी उधर मैंने जो एसईओ करनी है वो सारी कोडिंग में करनी है। तो ये जब मैंने प्लगइन यूज करना है तो इसलिए तो मुझे सब कुछ बता देना है, इस प्लगइन ने मुझे सब कुछ बता देना है कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो ये काम तो हमारे लिए एसईओ करनी इसमें बड़ी आसान हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि इसमें वो गाइड कर रहा होगा। वो मैं जब उसके एनालिसिस एसईओ ऑडिट करूंगा वर्डप्रेस के अंदर जाकर, तो वो मुझे बताएगा कि जनाब ये चीजें रह गई हैं, कि ये चीजें आपने इंप्रूव करनी है, तो वो हम कर लेंगे। इसकी एसईओ तो मैं चाहूं तो किसी वेबसाइट की एक दिन में भी कर दूं वर्डप्रेस की। पैसे महीने के लेने होते हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वैसे अगर हम करना चाहें तो एक दिन 2 दिनों की मार है। लेकिन कोडिंग में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, कोडिंग में हमें एक एक चीज़ को एक्सेस करना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा ये कहे कि अगले मरहले में कोई बंदा ये कहे कि भाई एसईओ का इशू है, कोई एसईओ का इशू नहीं है, एसईओ दोनों में ही हो रही है। अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली वर्डप्रेस में आसान है। कई लोग मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई वो शॉपिफाई में एसईओ नहीं होती है, ऐसा नहीं है। शॉपिफाई की भी एसईओ है, और शॉपिफाई की एसईओ बिल्कुल वैसे ही है जैसी दराज की एसईओ। यानी शॉपिफाई का आपने प्लगइन ले लिया, बाई कर लिया शॉपिफाई आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आपने अपनी लिस्टिंग ऐड करनी है। तो जब लिस्टिंग ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड करते हुए काफी सारी वेबसाइट की एसईओ है, और उसके अंदर एक बिल्ट इन एसईओ का प्लगइन भी मौजूद है, वहां से हम सारी एसईओ करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई, मैं ये कहता हूं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट, सीएमएस की वेबसाइट ठीक नहीं होती, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उसकी एसईओ नहीं हो सकती। मतलब एसईओ उसकी भी हो सकती है, एसईओ कोडिंग की भी हो सकती है, लेकिन सीएमएस की वेबसाइट आपकी वेबसाइट की लाइफ टाइम के लिए अच्छी नहीं होती। आपकी वेबसाइट का लाइफ टाइम सीएमएस में अच्छा नहीं है। हाँ लाजमी, फिर तो आना पड़ेगा ना उनको, भाई वो तो आएंगे, उनको तो नहीं हम मना कर सकते ना। मिसाल के तौर पर जैसे कोई बंदा आपसे कह देता है कि भाई मुझे वेबसाइट बना कर दो, और फिर अगर आपको बजट भी डिपेंडेंसी दे देता है तो फिर आप उसे कहोगे कि भाई ये मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है, और ये चीप रेट्स पे ये मिल रही है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यानी मैं इस वेबसाइट की वारंटी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि आपकी कोडिंग की वेबसाइट है ना। मतलब मैं उसे कहूँगा भाई कोडिंग में वेबसाइट बना लो, वारंटी मैं ये दूंगा कि तुम्हारी वेबसाइट को कुछ नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि जैसी वेबसाइट मेरे पास आएगी ना, मैं उसका बैकअप लेके अपने पास रख लूंगा बस, अब उसकी वेबसाइट को कुछ नहीं होने वाला। तो वो मसला हल हो गया हमारा। लेकिन हम किसी की वर्डप्रेस की वेबसाइट की गारंटी नहीं लेते, और वर्डप्रेस की वेबसाइट में बहुत मसले, मैंने प्रोजेक्ट किए हैं ना, मैंने बहुत सारों की वेबसाइट को चेंज भी करवाया,
लेकिन चेंज हम उसी वक्त करवाते हैं जब कोई इशू आता है या रिन्यूअल डेट आती है, उससे पहले नहीं। और अगर वो अफोर्ड भी कर सकता हो, बताते हैं हम जरूर है कि यूं कर लो यूं कर लो यूं कर लो, आगे से चॉइस तो उसकी है। जैसे उन्होंने कहा कि वो कहता है जी मुझे बनानी थोड़े पैसों में है। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट कोडिंग में बनवाएंगे तो अच्छे खासे पैसे लगेंगे, लेकिन ई कॉमर्स की वेबसाइट किसी वर्डप्रेस वाले से बात करोगे, थोड़ा सा बार्गेन करोगे ना, तो 25-20 हज़ार रुपये में बना कर दे देगा आपको। इसलिए कि उसने बनाकर तो देनी नहीं है, उसके पास तो बनी बनाई पड़ी है एक, उसने वही आपको हैंड ओवर कर देनी है। उसमें तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। लेकिन जो कोडिंग वाली वेबसाइट होगी वो तो कस्टमाइजेशन होगी सारी की सारी। सो वो 3 लाख की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है, 5 लाख की भी हो सकती है। वो तो डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरीके से क्लाइंट को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, चलो किस बजट में ले जाता है उसको। तो यहां से हम जो जिस रिजल्ट पे पहुंचे वो क्या था जी, कोडिंग वेबसाइट बेहतर है। अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो लाइफ टाइम के लिए कोडिंग अच्छी है। ठीक है, कि कोडिंग वेबसाइट का लाइफ टाइम ज्यादा अच्छा और उसका लाइफ टाइम कम है। अब हमने करना क्या है जी, शुरू कैसे करना है? शुरू हम करेंगे कोडिंग से। और अगर हम इसी वेबसाइट को देखते हैं, जैसे अभी मैंने किचन खोली है आपके सामने, अब हमें क्या करना है, हमें यह समझना है हमने बिल्कुल कोडिंग नहीं करनी, हमने किसी की HTML फाइल भी नहीं बनानी, लेकिन HTML फाइल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें HTML फाइल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और हमें HTML के बहुत कम कोड्स हैं जिसके साथ हमें चलना है। यानी अगर मैं कहूँ ना कोडिंग में, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं ये कोई अगली क्लास में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, कोडिंग में हमें करना क्या है, हमें समझना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ HTML फाइल होता क्या है, हाउ टू सेव ओपन फाइल, और उसके बाद मेजर SEO HTML टैग्स, ये हमें समझने हैं बस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हेड, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, हेड आ जाता है, मेटा आ जाता है, हेडिंग स्टाइल आ जाता है, इमेज आ जाता है, हाइपरलिंक आ जाता है, ठीक है, बोल्ड आ जाता है, स्ट्रॉन्ग आ जाता है। यानी मैंने अगर किसी वेबसाइट की SEO करनी होगी तो मैं इन्हीं चीजों के साथ मैनिपुलेट करूंगा सिर्फ, बाकी की वेबसाइट के साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि बाकी के वेबसाइट के डिजाइन में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी, जैसे ये थी हमारे पास एक आई थी ना mepas.com, नेट स्लो है शायद। ठीक है, अब ये देख रहे हो ना, अब ये वेबसाइट मेरे पास आएगी तो मैं इन चीजों को देखूंगा। ये देखिए हमने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, आप सबको पता लग रहा होगा इसका कीवर्ड कौन सा है, MEP कंसल्टेंट्स, बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, MEP कंसल्टेंसी। ठीक है जी, अब आप देख रहे हो कीवर्ड को हमने कितना रोटेट किया है इसमें, इसकी वजह से ये रैंक किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस वेबसाइट यहाँ पर होम लिखा हुआ था, मैं क्या यहाँ पर होम लिखा हुआ था, सो हमने देखे होम को भी चेंज कर दिया, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर वो काउंट नहीं करेगा, वो आपकी कीवर्ड डेंसिटी को काउंट नहीं करता, होम मेन्यू में नहीं काउंट करता वो। तो जब हमने मेन्यू के अंदर कीवर्ड यूज कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल गई कीवर्ड इस्तेमाल करने की, और उसके बाद हमने ये सारी चीजें यहाँ पर इस्तेमाल की। और इसकी इमेज की भी ऑप्टिमाइजेशन हुई है। यहाँ पर एज इमेजेस पे देखिए, पहला इमेज उसी का ही है, दूसरा भी उसी का ही है, ये लिंक्डइन से उठाया, लेकिन उसने सिर्फ फेसबुक पर एक ही पोस्ट लगाई है अभी। मैं क्या, अभी फेसबुक पर सिर्फ एक पोस्ट लगी हुई है जो ऑप्टिमाइज करके हमने लगाई हुई है। अब आप ये देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये उसकी तस्वीर है,
और क्या है उसका, ये भी उसी की पेज से निकला हुआ है, ये उसका लोगो भी हुआ हुआ है। जी सो कितनी सारी उसकी चीज़ें नजर आनी शुरू हो गई हैं। अभी इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा, अभी रुका हुआ है आजकल। 1 महीने में इसको हमने रैंक किया इस कीवर्ड के ऊपर। अब ये इस पे हम क्लिक करें, ये फेसबुक पोस्ट है, विजिट करें जरा पेज का इसका, ये एक पेज पोस्ट लगाई थी सिर्फ हमने। ये ठीक है, इधर है, इधर इसके कीवर्ड्स में कुछ डाला हुआ है हमने। और एक चीज नोट करें जरा, MEP कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान, पोस्ट के कैप्शन में भी कीवर्ड को यूज करें। पोस्ट के अंदर हम जो हेडलाइन यूज करने लगे हुए हैं उसको भी यूज करें। बेशक आपको लग रहा है कि ये कुछ आपने क्या कर दिया यार, क्लाइंट सोच रहा होगी क्या यार इस तरह की पोस्ट नहीं लगानी मुझे, लेकिन इस तरह की पोस्ट लगानी पड़ेगी एंगेजमेंट के लिए। इसके अलावा आप दूसरी पोस्ट भी लगाएं, देखें कैसी पोस्ट लगाएं और वो देखते हैं। ये वाली पोस्ट, ये इसकी अपने काम की पोस्ट है ना, लेकिन एक ऐसी पोस्ट भी लगानी है जिससे हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, अपने कीवर्ड्स को। वो वाली पोस्ट एंगेजमेंट भी आपको करनी है, और वो आपको इस तरीके से करनी है कि भाई नंबर ऑफ पोस्ट करें और नंबर ऑफ कीवर्ड्स उस पर रोटेट करें बार। और ये इमेज आपने डिजाइन किया हुआ है ऑप्टिमाइज करके, तो देखें गूगल सर्च में फेसबुक का इमेज भी आया हुआ है और वेबसाइट का इमेज भी आया हुआ है। फिर अगर आप यूट्यूब चैनल को साथ चलाते हो और यूट्यूब चैनल पे भी आप अच्छे थंबनेल्स बनाते हो, बेस्ट MEP कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान लिखकर, तो क्या वो थंबनेल भी वहां से आ जाएंगे। इसकी वेबसाइट तो मैं काम नहीं करता, ब्लॉक वाइज रेट्स आजकल इस पे भी वैसे काम, वीडियोस इसकी इस टॉपिक पे कम आ रही हैं। ये देखें आगे वीडियोस की, देखिए बार बार यासिर साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये भाई साहब। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत सारी जगहों पे काम करना है। वो 2014-15 में मैंने जिस चीज का जब काम शुरू किया था, तो उस वक्त OLX भी फ्री होता था, मतलब OLX फीचर ऐड नहीं थे होते उस वक्त ना, फ्री ऐड चलते थे सारे। तो उस वक्त हम इतनी पोस्ट लगाते थे ना OLX के ऊपर, और फिर OLX के साथ हम, क्योंकि उस वक्त आज भी अगर हम देखें ना तो कोई चीज सर्च करते हैं तो सबसे पहले क्लासिफाइड साइट्स ऊपर आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी वेबसाइट पे तो काम करें, क्लासिफाइड साइट से तो आपका कंपटीशन भी नहीं है, मगर आप क्लासिफाइड साइट्स जितनी भी हैं, ये भी एसईओ का एक फैक्टर है कि आप क्लासिफाइड साइट पे पोस्ट लगाएं, उसकी वजह कि वो रैंक हो रही है। तो जब आप मुसलसल उस पर पोस्ट लगाएंगे तो वो इमेजेस में भी नजर आएंगे और गूगल पे भी नजर आएंगे। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो बहुत क्विक रिजल्ट्स दे रहे हैं उधर भी जरूर लगाएं। बेशक उधर आपकी ऑडियंस भी नहीं है, लेकिन कम से कम सर्चिंग में तो आप आ गए ना। लेकिन अब सर्चिंग में हम आना शुरू हो गए तो यही हमारे लिए काफी है कि भाई हम सर्चिंग में तो आ ही रहे हैं ना। सो यहां से हमने अपनी एसईओ को शुरू करना है, और अभी तक ये एसईओ नहीं है, ठीक है ना। ये जो चीज हमने की है इट इज नॉट एसईओ, ये वो प्री रेक्विजिट है जिसके ऊपर हमारी ग्रिप होनी चाहिए। इसके साथ फिर मैं आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बताऊं, वो मैंने कहा मैं जिसमें करवानी होती है ना मैं 1-1.5 दिन में कर देता हूँ। उसके ऊपर कोई ऐसा खास काम हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो तो हम जल्दी से क्विकली कर देते हैं। हाँ एक पेज पे कर ली, फिर दूसरे पे करो, फिर तीसरे पे करो, फिर चौथे पे करो, लेकिन उसमें हमें CMS रिकमेंड कर रहा होता है। मगर कब कर रहा होता है, जब हमने एसईओ का प्लगइन लिया होता है। लेकिन एक काम और भी है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे एसईओ प्लगइन से करने होते हैं, तो क्योंकि मुझे कोडिंग का पता है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बॉडी वाला हिस्सा ऑप्टिमाइज करना है तो मेरे पास एसईओ का प्लगइन ही नहीं है, तो भाई बैकग्राउंड में कोडिंग तो है ही ना, तो मैं कोडिंग के थ्रू कर लूंगा सारा काम। जैसे अब हम लोगों ने, आप उस दिन मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे ना कि वो सर्च कंसोल, अब सर्च कंसोल के लिए भी हमें टूल की जरूरत है, एनालिटिक्स के लिए भी हमें टूल की जरूरत है। लेकिन अगर आपको कोडिंग से ये काम करना आता है तो आप वर्डप्रेस की कोडिंग में जाकर विदाउट यूजिंग टूल भी ये काम कर सकते हैं।
तो ये तब पॉसिबल है कि जब हमें इसमें कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग की बात नहीं है, इसमें सिर्फ HTML कोडिंग का रोल है। आपको ग्रिप सिर्फ HTML कोडिंग की चाहिए। तो हमारे जो अगले 2 लेसन होंगे वो सिर्फ प्योरली इस हिस्से पर मुश्तमिल होंगे, अगले 2 लेसन, ताकि आपकी HTML पे ग्रिप हो। जब आपकी HTML पे ग्रिप होगी तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि ये वेबसाइट मैं आपको दूंगा तो आप ये वेबसाइट खुद बना लोगे। क्योंकि जब आपने SEO इंप्लीमेंट करनी है तो SEO इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले SEO इंप्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए एक्सपर्टीज हो HTML डिजाइन में। क्योंकि आपको यही करना है कि भाई मेरे पास वेबसाइट आती है तो मैं वेबसाइट देखते ही सबसे पहले डिसाइड करता हूँ मुझे क्या करना है। मैं देखता हूँ उसके इमेजेस को, देखता हूँ इमेजेस के साइजेस को, तमाम इमेज ऑप्टिमाइजेशन को देखता हूँ, इसकी मेन्यू की शक्ल देखता हूँ, फिर इसका कंटेंट देखता हूँ और देखता हूँ इसका हेडर क्या आ रहा है, पैराग्राफ कितने बड़े लिखे हुए हैं, क्या वेबसाइट के कंटेंट में वेबसाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और इन्हीं को मुझे चेंज करने का मेरा माइंड होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई मुझे ये डेवलपर से मॉडिफाई करा कर दो, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या कुछ हो, हम खुद ही करेंगे। मैं क्या, वो काम हम खुद करेंगे, वो काम हमें खुद करना आना चाहिए, वर्डप्रेस की साइट पे भी और कोडिंग की साइट पे भी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने HTML फाइलें नहीं बनानी। जैसे हमारा पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे बताया कि अभी हम कल क्या करेंगे अगली क्लास में कि स्ट्रक्चर समझेंगे HTML फाइल का, फिर हम समझेंगे कि हाउ टू सेव कैसे करना है, क्रिएट कैसे करनी है। लेकिन प्रोफेशनली मैं किसी की वेबसाइट पे जाकर कभी भी कोई नई HTML फाइल नहीं बनाऊंगा, मुझे सिर्फ उसकी बनी हुई वेबसाइट की पेजेस पे ही काम करना है, मैंने नया डिजाइन नहीं करना उसका कुछ भी। हाँ अलबत्ता मैंने उसके स्लाइडर्स को देखना है, जैसे ये ऊपर स्लाइडर आ रहे हैं ना, इसको स्लाइडर बोलते हैं ना। और जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, अब ये भी रिकमेंड करूंगा उसे, वो भी यार स्लाइडर ना ही लगाओ तो अच्छा है, लेकिन वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो लगाने हैं, तो मैं उसे कहूँगा ये स्लाइडर आपकी वेबसाइट को स्लो करता है। आपकी वेबसाइट को स्लो करने वाली 2-3 चीजें हैं, एक है जावास्क्रिप्ट और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज ऑफ CSS कोड। बहुत ज्यादा CSS कोड यूज करें तो भी आपकी वेबसाइट स्लो होती है, और जावास्क्रिप्ट से भी होती है। अब ये जावास्क्रिप्ट शुरू में आ गया, देखे ना, शुरू में आ गया ना, यानी कि वेबसाइट लोड हुई तो साथ ही जावास्क्रिप्ट। अब लोड होते ही जब जावास्क्रिप्ट आया तो क्या हुआ, टाइम बढ़ गया। हाँ अगर हम यूं कर लें थोड़ी देर के लिए, हम कहते हैं भाई ये वेबसाइट चलती है तो ये यहां से नहीं शुरू हो रही, बल्कि ये कहां से शुरू हो रही है, यहां से। उसके बाद जब बंदा इसको स्क्रॉल करता है ना, स्क्रॉल यूं कर ले तो बंदा मोबाइल से यूं करता है तो नीचे वाले हिस्से पे स्लाइडर आ जाता है। अब ये वाला स्लाइडर आपकी वेबसाइट को स्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बनती है इस हिस्से से, बस वेबसाइट लोड हुई, यहां से नजर आनी शुरू हुई, यहां तक नजर आई, बस ये वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये स्टैंडर्ड है। फिर बंदे ने यूं किया तो उसके नीचे वाले एलिमेंट बेशक लेट भी लोड हो रहे हैं तो वो वेबसाइट की स्पीड में अफेक्ट नहीं कर रहे, वेबसाइट की स्पीड में पहला पार्ट अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहना है कि भाई इस हिस्से में स्पीड होनी चाहिए, तो ये अबाउट 2.5 सेकंड्स होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा टाइम लेगी तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्लो है, इसे हमने ठीक करवाना है। अब वेबसाइट को स्लो करने में SEO का रोल नहीं है, यानी कि मैंने तो SEO शुरू ही नहीं किया अभी तक तो मैं उसे यही कहूंगा कि यार यहाँ तो ये क्या करो, इसको रिमूव कर दो, नीचे ले आओ, या कोड को कम करो, ठीक है, या फिर इसके स्लाइडर को ही छोटा कर दो। यार कैसे छोटा कर दो, मतलब इसका देखें जरा, इसको छोड़ दें, कारपेट, सोफा, वॉशिंग, देखें जरा, छोटा करवा लें इसको, कैसे करवा लें देखते हैं। ये एड्स हैं, इस पे आ जाए, इसमें छोटा कराया हुआ स्लाइडर, थोड़ा सा छोटा कराया ना, तो यार और कुछ नहीं करता तो छोटा तो कराया जा ही सकता है ना। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, मैं कह ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट है ठीक है, तो इसकी SEO बहुत सिंपलेस्ट है। और
अगर आपकी वेबसाइट सही लोड नहीं होती, मैं क्या, अगर आपकी वेबसाइट सही लोड नहीं होती, सही तरीके से लोड नहीं होती, वो इंडेक्स भी नहीं होगी। इंडेक्स नहीं होगी। इंडेक्स का क्या मतलब है भाई, क्राउडलर से गूगल से इंडेक्स करेगा तो रैंक होगी ना। तो जो वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी तो वो नजर कैसे आएगी। इस वेबसाइट में भी एक इश्यू था, ये वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती थी। वजह क्या थी इसकी, ये जो तस्वीर है ये ओवरलैप कर जाती थी। कहां पे, मोबाइल व्यू में। ठीक है, आज से कुछ अर्सा पहले मैंने भी एक वेबसाइट बनाई थी, वो भी टैक्स की होती। उस वेबसाइट पे मैंने ना डोमेन की लेकर लगाई थी वर्डप्रेस पे। उसका नाम था recipe.relish.info। वो भी टैक्स में इंडेक्स, यही मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट के इंडेक्स होने में भी एसईओ ने देखना है। जैसे मैं ये, और ये मुझे, अब हम बात कर रहे थे सर्च कंसोल, जब हम एसईओ शुरू करेंगे हम सर्च कंसोल में, यानी कि मुझे कोई वैसे कैसे पता लग जाएगा मुझे कि इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई ना कोई चीज़ तो होगी जहाँ जाके मैं चेक करता हूँ। सर्च कंसोल में मुझे पता लगता है कि वेबसाइट इंडेक्सेबल है कि वेबसाइट इंडेक्सेबल नहीं है। जब वेबसाइट इंडेक्सेबल नहीं होती फिर मैं एनालिसिस शुरू करता हूँ कि भाई ये क्यों इंडेक्सेबल नहीं है, और सर्च कंसोल मुझे ये भी बताएगा कि क्यों इंडेक्सेबल नहीं है। लेकिन सर्च कंसोल उस फॉल्ट को रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ बताएगा। रिमूव करने के लिए डेवलपर की जरूरत है, या आपके पास वो स्किल होनी चाहिए खुद से। ठीक है जी। देखिए छोटा हो गया, लोगो छोटा हो रहा है ना, तो इस लोगो को कंट्रोल कराया हुआ है कि भाई ये जरा बड़ा लोगो ना है, क्योंकि बड़ा लोगो जो था वो ओवरलैप कर जाता था। कहां ओवरलैप कर रहा था, यहां। पता लग गया होगा कहां ओवरलैप करता है, इसके ऊपर। तो ये एक ये टेक्निकली छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होती थी। फिर मैंने इसके साइज को मैनेज किया, लोगों के साइज को मैनेज किया। ये हमने उसके पास नहीं लेकर गए, डेवलपर के पास नहीं लेकर गए, खुद ही किया इसको। देखिए यहां पर हम जब सीखते हैं ना तो ऐसे सीखना है हमने। हमें हर काम करने के लिए अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम नहीं सीख पाएंगे। हमें फॉल्ट्स को फाइंड करना है और फिर उसकी सॉल्यूशंस भी खुद ही ढूंढनी है। हाँ अलबत्ता अगर कोई डेवलपर वाला टास्क होगा वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना आप कर पाएंगे, वो तो डेवलपर ही कर पाएगा। लेकिन मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उसने मुझे रिकमेंड तो कर दिया, मतलब उसने मुझे बता दिया सर्च कंसोल में कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। अब मैंने कुछ इसको कम किया, ये कम किया हुआ है इसको ना, और कुछ इसको कम किया, तो दोनों का मार्जिन बन गया। जैसे ही दोनों का मार्जिन बन गया इंडेक्सिंग होनी शुरू हो गई। मतलब मैंने इस चेंजेस के बाद फिर सर्च कंसोल में जाकर अपनी वेबसाइट सबमिट की, फिर उसने कहा कि ठीक है जी अब चल रहा है, आपकी वेबसाइट स्पैम हो रही है सर्च कंसोल बताएगा, आपकी वेबसाइट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है सर्च कंसोल बताएगा। यानी कि ये है सबसे बड़ा फायदा सर्च कंसोल का। चलो जी।